हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज क्लास 12th का टॉपिक है ये सीबीएसई बोर्ड के लिए और अदर स्टेट के जो बच्चे हैं जो इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए इक्वल इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। क्लास 12th है और इसमें मैं आपको जानकारी दे दूं कि जितने भी चैप्टर आपको पढ़ाए जाएंगे मेरे चैनल पे, ठीक है, मानविक एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे, तो क्लास 12th के सारे चैप्टर्स के कंप्लीट नोट्स आपको 499 में प्रोवाइड हो जाएंगे। और ये बात मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि आप देखो वीडियो देखते समय कई बार नोट्स नहीं बना पाते हो, कई बार हम आगे आ जाते हैं, आपको पीछे की स्लाइड नहीं दिखती, आपको बार बार वीडियो को रोकना पड़ता है। तो आप पहले वीडियो देख के अच्छे से पढ़ लो और इसके बाद जो भी मैं आपको पढ़ाऊँगा वो उसके आप नोट्स ले सकते हो, ठीक है। मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा या वीडियो के नीचे चलता हुआ नंबर आएगा मानविक एजुकेशन की टीम की तरफ से, तो आप ये नोट्स परचेज कर लोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, बहुत ही नॉर्मल प्राइस में है। चलिए चैप्टर है, ठीक, तो ये चैप्टर बेसिकली इसके बारे में अगर हम बात करें, ठीक बेटा, तो कुछ माइंड मैप बनाया है हमने। माइंड मैप सॉल्यूशन चैप्टर की जो कैटेगरी है, एक तो देखो ये कंसंट्रेशन टर्म है, मेन कंसंट्रेशन टर्म समझ सकते हैं। दूसरा है हेनरी लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, और तीसरा जो मेन पार्ट है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड इट्स टाइप एंड इट्स न्यूमेरिकल, इस पे बेस्ड है। और फिर छोटे छोटे हेडिंग्स हैं, जैसे आपकी वांट ऑफ फैक्टर हुई, तो ऐसे कुछ छोटे छोटे हेडिंग्स हैं। और बोर्ड एग्जाम में आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन में है ये कुछ स्लाइड हैं, जैसे यहाँ पे ग्लास में वाटर है और आप देखो इस स्पून में कुछ आपने ले रखा है, सॉल्ट हो सकता है या हो सकता है ये आपका शुगर हो, तो ये दिखाना चाह रहे हैं कुछ इंट्रोडक्शन के थ्रू। ऐसे डायग्राम आपने 9th-10th में भी देखे होंगे, है ना, 9th-10th में भी डायग्राम ऐसे बहुत सारे देखते हो आप। यहाँ पे दिखाया गया है कि वाटर में देखो कोई चीज़ मिला दिया, तो वाटर के बारे में आप सभी लोग जानते हो कि जनरली आप 9th-10th में जानते हो कि वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, लेकिन इस टॉपिक में थोड़ा सा और डिटेल में हम जाएंगे कि सॉल्वेंट एक्चुअल में पहचानते कैसे हैं। 9th-10th में जैसे सॉल्वेंट को पहचाना है और वाटर के बारे में आपने सीखा है कि वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, तो यहाँ पर भी हम लोग समझेंगे। तो ये देखो डायग्राम है, यहाँ कुछ सॉल्यूट मिला दिया वाटर के अंदर, तो ये सॉल्यूशन तैयार हो गया, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। इंट्रोडक्शन में है जनरल इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन और कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन से देखो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में नहीं बने हैं, हेनरी लॉ से न्यूमेरिकल आए हैं और ये इस चैप्टर में न्यूमेरिकल बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। और बोर्ड एग्जाम में मैं आपको जो भी न्यूमेरिकल डिस्कस करूँगा आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी उसमें। और आगे आते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा आप समझो, चलिए मैं आपको बताता हूँ। बहुत ही बेसिक बात मैं बता रहा हूँ पहले आपको कि देखिए सॉल्यूशन बनता कैसे है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट अगर मिल जाए तो वो बनता है सॉल्यूशन। सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिला के बनाते हैं सॉल्यूशन। अब देखो सॉल्यूट को पहचानते कैसे हैं सॉल्यूशन के अंदर, जो लेस अमाउंट में होता है, विच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्यूट, और जो आपका मोर अमाउंट में होता है वो आपका क्या कहलाता है, सॉल्वेंट। मोर अमाउंट में जो आपका प्रेजेंट होता है दिस इज कॉल्ड द सॉल्वेंट। और सॉल्यूशन के बारे में एक बात बहुत अच्छे ध्यान रखना, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलने को सॉल्यूशन तभी कहेंगे जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट से जो भी चीज़ बनी है जिसको आप सॉल्यूशन कह रहे हो वो मिक्सचर तो हो
बट ये होमोजिनस हो। कैसा हो बेटा? होमोजिनस मिक्सचर हो। अब देखो यहाँ पे कुछ 9th-10th की बातें आपको काम आएंगी। आपने मिक्सचर तो बहुत पढ़ा है, हेट्रोजिनस और होमोजिनस मिक्सचर के टाइप होते हैं ये। मिक्सचर की देखो डेफिनीशन भी पढ़ी है। तो होमोजिनस मिक्सचर अगर बना रहे हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके, फिर से सुनना, अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके होमोजिनस मिक्सचर बना रहे हैं तभी वो सॉल्यूशन कहलाएगा। अगर उसने हेट्रोजिनस मिक्सचर बनाया तो बेटा सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा। मेरी बात शायद समझ में आई होगी। अब होमोजिनस मिक्सचर शायद कुछ लोगों को ना पता हो तो एक लाइन में बता देता हूं। ऐसा मिक्सचर जिसमें सॉल्यूट का ओवर द सॉल्यूशन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो दैट मिक्सचर इज कॉल्ड होमोजिनस मिक्सचर। तो आई थिंक यहाँ से इस लाइन में एक इम्पॉर्टेंट बात यह है, आप समझिएगा, एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सॉल्यूशन इज अ होमोजिनस मिक्सचर। ये बात आप बहुत अच्छे ध्यान रखोगे, जो कि सीबीएसई में कई बार क्वेश्चन आया है ऑब्जेक्टिव में। ऑफ 2 और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस। नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस होना चाहिए, मतलब ऐसे सब्सटेंस होने चाहिए जो आपस में रिएक्शन ना कर लें। जैसे हम आपको बताएं कि वाटर में जब आप शुगर मिलाते हो या सॉल्ट मिलाते हो तो शुगर और सॉल्ट के बड़े मॉलिक्यूल वाटर में जाने के बाद छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूट जाते हैं, बॉन्ड नहीं टूटते। इसलिए आप इस फिनोमेना को क्लास 10th में फिजिकल चेंज में पढ़ते थे, ना कि आप केमिकल चेंज में। तो नॉन रिएक्टिंग स्पीसीज होना चाहिए और जिसका कंपोजिशन कैन बी वेरीड विद अ सर्टेन लिमिट। कंपोजिशन थोड़ा सर्टेन लिमिट तक बदल सकता है। अगर मैं एक लाइन में बात करूं तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनेगा कि अ सॉल्यूशन इज अ, ऑप्शन रहेगा होमोजिनस मिक्सचर, हेट्रोजिनस मिक्सचर, बोथ, या मान लो डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो किस तरह का मिक्सचर होता है सॉल्यूशन? होमोजिनस मिक्सचर होता है। या आप शॉर्ट में ये बोल सकते हो कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके अगर होमोजिनस मिक्सचर बना रहा है तब भी वो क्या कहलाएगा बेटा? तभी वो आपका सॉल्यूशन कहलाएगा। तो आप इसको जरा देख लो, मैं थोड़ा 1 मिनट के लिए साइड हो जाता हूं, स्लाइड को आप देख लो। देख लिया होगा आपने। देखिए चैप्टर की स्टार्टिंग है, तो चैप्टर की स्टार्टिंग में, और ये फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है, फिजिकल केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट की जितनी अच्छी समझ होगी आपको उतना ही अच्छा आपका रिस्पांस आएगा, मार्क्स आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे समझना आप। सॉल्वेंट क्या होता है अभी बताया था, कंपोनेंट प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट अमाउंट बाय मास, ठीक है, वो सॉल्वेंट होता है। अच्छा, कोई सॉल्यूशन बना है तो उसकी फिजिकल स्टेट कौन डिसाइड करता है? सॉल्यूट के सॉल्वेंट। तो ये ध्यान रखना, और ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट मैं बोलूँगा, ये वाला पॉइंट, कि फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन जो डिटरमाइन करता है वो सॉल्वेंट करता है। मतलब अगर आपका सॉल्यूशन गैस सॉल्यूशन है तो इसका मतलब गैस या गैसियस सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब उसमें जो सॉल्वेंट होगा वो कौन होगा? वो सॉल्वेंट होगा आपका गैस। अगर कोई सॉलिड सॉल्यूशन है तो इसका मतलब सॉल्वेंट कौन होगा? सॉलिड होगा। और अगर आपका लिक्विड सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट कौन होगा? लिक्विड होगा। मतलब सॉल्वेंट फिजिकल स्टेट बताएगा। फिजिकल स्टेट तो आप जानते हो कि दिखने में कैसा है, सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है। क्लियर है? और ये वाली बात एनसीईआरटी में लिखी है, जो कि कभी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है सीबीएसई बोर्ड में, और ये अभी तक बना नहीं है बेटा। ये वाला पॉइंट से क्वेश्चन नहीं आया कि फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी डिटरमाइंड बाय। तो ये बन सकता है कि सॉल्यूट पहला ऑप्शन, दूसरा सॉल्वेंट, तीसरा ऑप्शन बोथ, या चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो याद रखना सॉल्वेंट डिसाइड करता है। सॉल्यूट के बारे में समझना, वन और मोर कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन अदर देन द सॉल्वेंट आर कॉल्ड सॉल्यूट। सॉल्वेंट के अलावा जो जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट हैं
वो क्या कहलाते हैं, सॉल्यूट। और ये सॉल्वेंट के कंपैरिजन में हमेशा कैसा होता है बेटा, लेस अमाउंट में होता है। कैसा होता है, लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। कौन, सॉल्यूट। यहीं से पहचान हो गया। बाइनरी सॉल्यूशन हमारे सिलेबस में कैसा सॉल्यूशन है, हमारे सिलेबस में है बेटा बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन, बाई का मतलब दो होता है ना, बाई का मतलब दो। तो सॉल्यूशन कंटेनिंग ओनली वन सॉल्यूट एंड वन सॉल्वेंट, वन सॉल्यूट और वन सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन कंटेनिंग ओनली वन सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ गिवन सॉल्वेंट इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। तो आई थिंक इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जहाँ तक। ठीक, देखना चाहते हो देख लो 1 मिनट के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये बात मैंने आपको वीडियो के शुरू में बोली थी कि आप नोट्स परचेज कर लो। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाते समय नोट्स बनाना आपके लिए बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो अगर आप नोट्स परचेज कर लोगे तो पढ़ने के बाद जब आपको रिवीजन करना होगा तो आप नोट्स से क्विक रिवाइज कर सकते हो, और आपको देखो टाइम भी बचेगा। आप इसको लिखोगे बैठ के, वीडियो को बार बार रोकोगे तो उसमें प्रॉब्लम क्या होगी, आपका टाइम भी कंज्यूम होगा। तो वीडियो को आप कम समय दो, मतलब वीडियो को आप बार बार मत रोको, उसको पढ़ लो पूरा अच्छे से। जब रिवाइज करनी हो थोड़ा स्पीड बढ़ा के पढ़ लो, और इसके बाद जब फाइनल टच देना हो तो नोट्स आपके पास होना चाहिए। अगर नोट्स हैं तो आप 1 घंटे में पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हो, है ना। बात समझ आ रही होगी हमारी। ये है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो गैसियस सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन जितने भी होंगे बेटा, गैसियस सॉल्यूशन, इसका मतलब सॉल्यूशन गैस स्टेट का है। तो सीधी सी बात है, सॉल्वेंट सब गैस होंगे, दिख रहा है, सॉल्वेंट सारे गैस है। तो एक एग्जाम्पल है इनके, ये समझना, टेबल एनसीईआरटी में दी हुई है, और ये एनसीईआरटी की टेबल से अभी तक बोर्ड एग्जाम में बहुत खास क्वेश्चन नहीं बने हैं, बट बेटा ये क्वेश्चन कभी भी आपके बन जाएंगे, ठीक है, कभी भी ये क्वेश्चन बनेंगे ऑब्जेक्टिव में खास तौर पे, है ना। तो देखो, अगर सॉल्यूट भी गैस है, सॉल्वेंट भी गैस है, तो उसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस का जो मिक्सचर है वो आपका कैसा होगा, उसमें सॉल्यूट भी सॉल्वेंट है और गैस, और आपका सॉल्वेंट भी गैस है। तो यहाँ पे आप समझो ये कैसे अच्छा क्वेश्चन बनेगा, ये सुनना। क्वेश्चन ऐसे बनेगा, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस में आपको फाइंड आउट करना होगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट की स्टेट। तो दोनों ही गैस है, दिख भी रहा है साफ साफ, ये भी ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस। ये वाला मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्लोरोफॉर्म मिक्स विद नाइट्रोजन गैस। क्लोरोफॉर्म को मिक्स किया गया है किसमें, नाइट्रोजन गैस में। अगर क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन गैस में मिक्स किया गया है तो क्लोरोफॉर्म की जो स्टेट होती है वो लिक्विड होती है, ध्यान रखना। कैसे स्टेट होती है, लिक्विड। और ये एग्जाम्पल पूछेगा कि क्लोरोफॉर्म मिक्स विद नाइट्रोजन गैस में आप ये बताइए जो सॉल्यूट है उसकी स्टेट क्या है। क्या बोला हमने, क्लोरोफॉर्म मिक्स विद नाइट्रोजन गैस में सॉल्यूट की स्टेट क्या है। तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि क्लोरोफॉर्म जब नाइट्रोजन गैस के साथ मिक्स होता है तो क्लोरोफॉर्म बेटा किस स्टेट पे रहता है, क्लोरोफॉर्म आपका रहता है लिक्विड स्टेट में। आई थिंक याद रहना चाहिए। ये तो बहुत आसान है, कैम्फर इन द नाइट्रोजन गैस, कैम्फर मतलब कपूर को बोलते हैं जनरली। तो आप ये तो जानते हो सॉलिड दिखता है तो सॉलिड गैस में डिजॉल्व है, तो ये तो आराम से हो जाएगा। लिक्विड सॉल्यूशन में समझना, गैस जब सॉल्वेंट लिक्विड हो तो ये आप अच्छे जानते हो, ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, वाटर आपका बहुत ज़्यादा होता है, मतलब सॉल्वेंट के जैसे काम करेगा। और ऑक्सीजन गैस कैसी है, ऑक्सीजन गैस यहाँ सॉल्यूट है और ये आपका गैस के फॉर्म में। लिक्विड सॉल्यूशन, हमें लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में ही पूरे चैप्टर में पढ़ना है। तो यहाँ पर एथेनॉल डिजॉल्व इन द वाटर, तो एथेनॉल भी लिक्विड होता है, वाटर भी लिक्विड होता है, तो दोनों चीज़ लिक्विड है। सॉलिड और लिक्विड
मतलब सॉल्यूट सॉलिड हो और सॉल्वेंट लिक्विड हो। ये तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। सॉल्ट को शुगर में डाल दो, है ना, सॉरी सॉल्ट को वाटर में डाल दो और शुगर को वाटर में डाल दो। ऐसे ग्लूकोज डिजॉल्व इन वाटर, तो ग्लूकोज भी सॉलिड होता है। सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड में ये वाला जरा समझना है, ये तीनों भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। ये तीनों से भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो देखो अब की बार सॉल्वेंट सॉलिड सॉल्यूशन की बात हुई तो सॉल्वेंट ही फिजिकल स्टेट डिसाइड करता है। तो देखो सॉल्वेंट सब सॉलिड है। तो देखते हैं सॉलिड ज़्यादा अमाउंट पे होगा क्योंकि सॉलिड सॉल्वेंट के जैसे काम कर रहा है। तो गैस सॉलिड में डिजॉल्व करने का एग्जाम्पल कौन सा है? सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इन द पैलेडियम। ये आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में थोड़ा समझोगे जब आप स्टैंडर्ड हाइड्रोजन सेल पढ़ोगे, या एक प्रोसेस होता है एडजॉर्प्शन। पहले एक चैप्टर हुआ करता था कोलाइडल स्टेट, वहाँ पे ये थोड़ा और डिटेल में आता था। मतलब प्लेटिनम जो होता है, प्लेटिनम ब्लैक, उसके सरफेस पर हाइड्रोजन गैस की कोटिंग, सरफेस पर कोटिंग, और सरफेस पर जो कोटिंग होती है वो एडजॉर्प्शन कहलाती है। तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस इन द पैलेडियम में ध्यान रखना कि पैलेडियम ज़्यादा अमाउंट पे होगा और हाइड्रोजन गैस कैसी होगी बेटा? कम अमाउंट पे होगी। कैसी होगी? हाइड्रोजन गैस कम अमाउंट पे होगी। तो ये बात समझ में आ गई। तो दोनों की सॉल्यूट और सॉल्वेंट की स्टेट पूछी जा सकती है इस एग्जाम्पल में, बोर्ड एग्जाम में। लिक्विड सॉलिड में अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम, सोडियम सॉलिड होता है आपको पता है, अमलगम ऑफ मरकरी लिक्विड होता है। तो ये कम अमाउंट पे होगा, अमलगम ऑफ मरकरी तो सॉल्यूट का काम करेगा, सोडियम ज़्यादा अमाउंट पे होगा तो आपका सॉल्वेंट का काम करेगा। सॉलिड सॉलिड, कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड, कॉपर भी सॉलिड गोल्ड भी सॉलिड। तो ये कैसा एग्जाम्पल है सॉलिड सॉल्यूशन का? सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की स्टेट कैसी है बेटा? दोनों की ही स्टेट इसमें सॉलिड है। आप इसको एक बार देख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब है कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म को दो पार्ट में देखो डिवाइड किया गया है बेटा। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। और ये पार्ट समझते हैं। पहला पार्ट है जिसमें आपका वॉल्यूम हो, और जहाँ जहाँ वॉल्यूम होगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। क्यों? टेम्परेचर चेंज करने पर वॉल्यूम चेंज हो जाता है। इंक्रीज करोगे वॉल्यूम बढ़ेगा, डिक्रीज करोगे वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। तो देखो परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर। तो ये सारे टर्म में देखो वॉल्यूम ही है। अभी मोलैरिटी आप नहीं जानते हो, कुछ लोग जानते होंगे तो समझ रहे होंगे कि उसमें भी वॉल्यूम होता है। नॉर्मेलिटी नहीं जानते हो तो उसमें भी वॉल्यूम होता है। तो जहाँ जहाँ पे वॉल्यूम होगा वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, जो ये टॉपिक अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इससे सीबीएसई बोर्ड में बहुत क्वेश्चन कभी बने नहीं हैं, तो इसलिए यहाँ पर बोर्ड का क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। बार बार मुझे बोलना पड़ रहा है बन सकता है। तो बन सकता है तो आप थोड़ा ध्यान से समझ लो, क्योंकि बनेगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जहाँ जहाँ वॉल्यूम है, चूँकि वॉल्यूम आपका टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर चेंज करने पर चेंज हो जाता है। तो ये सारे के सारे जितनी कंसंट्रेशन टर्म है ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। इनके बारे में डिटेल में हम लोग अभी समझेंगे आगे। दूसरी कैटेगरी इसकी ये है कि मास रिलेटेड, मतलब टेम्परेचर पे जो डिपेंड नहीं करेंगी। मास है तो सीधी सी बात है, टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज करने पर मास तो नहीं, आपका डिक्रीज और इंक्रीज हो जाएगा। ये तो आप समझते हो, सिर्फ मॉलिक्यूल की डिस्टेंस बढ़ जाएगी, मास तो उतना ही रहेगा अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज कर दो। तो परसेंटेज बाय मास, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम, इसको पीपीएम बोलते हैं।
यहाँ से भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आपका ज़्यादा नहीं बना है, पीपीएम बोलते हैं, और यहाँ से भी हमारा मानना है कि क्वेश्चन बनेगा जरूर। चलिए आगे देखते हैं। ये है परसेंटेज बाय मास। एक बार आप देख लो क्या है, क्या लिखा है, फॉर्मूला लिखा है, डेफिनेशन अभी मैं आपको बता रहा हूँ। परसेंटेज बाय मास देख लो आप। चलिए डेफिनेशन बता रहा हूं मैं आपको, समझिएगा। देखो परसेंटेज में अगर कोई चीज आपको बतानी हो तो आप 100 के अंदर बताते हो। जैसे मैं आपको बोलूं कि आपके क्लास 10th में साइंस में 92% मार्क्स आए हैं, तो आप क्या बोलोगे कि सर 100 में 92 मार्क्स आए हैं। तो परसेंट में अगर कोई चीज़ बता रहे हो तो इसका मतलब 100 के अंदर बता रहे हो, 100 में बता रहे हो कि 100 में इतना है, तो वो परसेंटेज होगा। अब देखो क्या लिखा है, परसेंटेज बाय मास। और यहाँ पे आप ध्यान रखना, ये जो आप टर्म्स पढ़ रहे हो, इन टर्म्स का यूज आप न्यूमेरिकल में होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर। और अगर ये टर्म्स आपको नहीं आती होंगी तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं, तो वहाँ पे अगर ये टर्म्स आपको नहीं आती तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए जो आपको मैं बता रहा हूँ। अच्छा एक बात और बताऊँ कि फिजिकल केमिस्ट्री में भी जहाँ से चैप्टर शुरू हुआ है वो अपने चैप्टर में भी कनेक्ट रह सकता है और दूसरे चैप्टर में भी कनेक्ट रहता है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो बच्चे ना जानते हो मैं उनके लिए बता दूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो और ज़्यादा कनेक्शन रहते हैं। मतलब अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, मान लो हाइलो एल्केन और हाइलो एरीन, तो उनके जो रिएक्शंस हैं वो सेकेंड चैप्टर में भी, थर्ड चैप्टर में भी, फोर्थ में भी मिलेंगी। मतलब कनेक्शन बहुत ज़्यादा है। तो बेटा मैं आपको एक बात बोलूँगा कि अगर आपको ये इस सब्जेक्ट में कमांड बनाना है सॉरी, अगर आपको इस सब्जेक्ट में कमांड बनाना है तो एक चीज ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना? कि आपको रिवीजन अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कोई हेडिंग भूलते हो, कोई कॉन्सेप्ट भूलते हो, तो उसका यूज आगे होगा। आप ये मत सोचना कि यहीं पढ़ लिया तो खत्म हो गया, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन में कैसे लिखा होगा अभी मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू ये बात समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, या तो लिखा होगा परसेंटेज बाय मास या सिंबल बना होगा W/W। क्लियर? तो देखो ये होता क्या है, समझना। डेफिनेशन क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम present in 100 gram of the solution is called percentage by mass। क्या कहलाता है बेटा? परसेंटेज बाय मास कहलाता है। और इसमें एक बात समझो आप, यहाँ पे देखो एक वर्ड लिखा है, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम, सॉल्वेंट नहीं लिखा, सॉल्यूशन लिखा है। तो अगर कभी डेफिनेशन आ जाए तो 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट का मास प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं परसेंटेज बाय मास। सिंबल जरूर याद रखना, न्यूमेरिकल में आएंगे सिंबल W/W। अब देखो इसका फॉर्मूला ये होता है, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं परसेंटेज बाय मास, या ये ना लिखा होगा तो ये सिंबल लिखा होगा। तो मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में होना चाहिए, ये ध्यान रखना, और मास ऑफ द सॉल्यूशन ये भी ग्राम में, और परसेंट के लिए 100 का आप मल्टीप्लाई करते हो। अब बताओ परसेंटेज बाय मास में ऊपर भी मास है नीचे भी मास है, मतलब सॉल्यूट भी ग्राम के फॉर्म में है, सॉल्यूशन भी ग्राम के फॉर्म में है, वेट है, तो क्या ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा? तो डज नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, डज नॉट डिपेंड
ऑन द टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा बेटा, ठीक है। और इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं, 2-3 एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे इस तरीके के वर्ड आपको न्यूमेरिकल में मिलेंगे, इसीलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ। जैसे लिखा है 95% H2SO4 सॉल्यूशन बाय मास लिखा होगा, या फिर आपको ऐसे लिखा होगा, या फिर आपको ऐसे लिखा होगा। इसी बात को मैं दोबारा लिख देता हूं, 95% H2SO4 सॉल्यूशन परसेंटेज W/W। तो इसका क्या मतलब है? अगर ये आपको मतलब आता है तो ही न्यूमेरिकल में आप इन चीज़ों का यूज कर पाओगे। तो समझते हैं इसका क्या मतलब है। 95% H2SO4 सॉल्यूशन बाय मास या 95% H2SO4 सॉल्यूशन मींस, क्या मतलब है दोनों का मतलब, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 95 ग्राम ऑफ H2SO4 present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम सॉल्यूशन में 95 ग्राम। एक चीज और बता दूं, ये जो सॉल्यूशन वर्ड है ना, इसके पहले जो लिखा होता है वो उस सॉल्यूशन का सॉल्यूट होता है। अब देखो ये वही बात है जैसे मैंने आपको बोला कि मान लो आपके साइंस में 92% मार्क्स आए हैं, तो आप क्या बोलोगे बेटा? आप बोलोगे सर 92 नंबर आए हैं 100 में, तो इसका मतलब 95% H2SO4 प्रेजेंट है उस सॉल्यूशन के अंदर। तो क्या बोल सकते हो कि 95 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। 100 ml गलती से मत बोलना, क्योंकि ये बाई मास लिखा है, मतलब सॉल्यूट भी ग्राम के फॉर्म में रहेगा, सॉल्यूशन भी ग्राम के फॉर्म में रहेगा, ये बात आप ध्यान रखना। ऐसे और कोई एक एग्जाम्पल हो सकता है, समझना। मान लो लिखा है 30% यूरिया सॉल्यूशन, यूरिया सॉल्यूशन, तो इसका मीन्स क्या होगा? मीन्स दैट 30 ग्राम ऑफ यूरिया present in 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन में प्रेजेंट है? 100 ग्राम। चलिए ये समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। एक बार आप देख लो इसको, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये सब डाटा आपको काम आएंगे। और देखो ये 100 ग्राम ही क्यों लिख रहे हैं, ये थोड़ा समझ लो, एक बार फिर से बता दूं। ये सिंबल बना हुआ है, सिंबल बना होगा या बाई मास लिखा होगा। बाई मास का मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ग्राम में होंगे, मतलब मास के फॉर्म में होंगे, वॉल्यूम के फॉर्म में नहीं होंगे। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे कंसंट्रेशन टर्म देखते हैं। अगला परसेंटेज बाय वॉल्यूम, इसके डेफिनेशन को समझते हैं। ये वही है, सॉल्यूट भी वॉल्यूम के फॉर्म में और सॉल्यूशन भी वॉल्यूम के फॉर्म में, तभी इसको परसेंटेज बाय वॉल्यूम कह रहे हैं हम। देखना समझना क्या होगा। अमाउंट नहीं, वॉल्यूम कर लो, ज़्यादा सही रहेगा। चलिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml, ml में हो तो ज़्यादा अच्छा है। प्रेजेंट इन
प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। क्यों हमने ml लिखा दोनों में? क्योंकि ये टर्म हमें बता रहा है कि जो भी कंसंट्रेशन हमें बतानी है उसमें सॉल्यूट भी ml में होगा, मतलब वॉल्यूम के फॉर्म में होगा, और सॉल्यूशन भी होगा। तो ये है एक आपका फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ ध्यान रखना ml में ये क्वेश्चन रहता है, ये इसमें भी आप ml लिख लो। इनटू 100, परसेंटेज बताने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब इसका भी एक छोटा सा एग्जाम्पल कर लेते हैं। बेटा इस फॉर्मूले से ज़्यादा इम्पोर्टेंट पता है क्या है? इसके एग्जाम्पल समझना, क्योंकि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि इन एग्जाम्पल्स में जो लाइन लिखी है ना, इनका यूज न्यूमेरिकल्स में होगा आगे चल के, और आप देखना वीडियो में कि कैसे न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। कुछ बच्चे, अच्छा देखो मैं आपको एक बात और बताऊं, वन शॉट वीडियो पे बहुत बिलीव करते हैं। देखो वन शॉट वीडियो को मैं गलत नहीं मानता हूं, लेकिन मेरे हिसाब से वन शॉट वीडियो आपको एग्जाम के टाइम पे सिर्फ देखना चाहिए। अगर आपका एग्जाम बहुत दूर है, 4-5 महीने बाद है या 6 महीने बाद है, तो पहले आप चैप्टर की डिटेलिंग समझो, ठीक है। और सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th में और 11th में जो कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं उससे आप नीट और जेई के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हो, है ना। तो आप इसको पढ़ाई में फोकस करो तो अच्छा रहेगा। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल है, 30% नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन वर्ड के पहले जो लगा है वो आपका सॉल्यूट होता है, मतलब इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट तो नाइट्रिक एसिड है। और ये लिखा होगा ऐसे, बाई वॉल्यूम लिखा हो सकता है, या फिर आपका ब्रैकेट में परसेंटेज V/V लिखा हो सकता है। तो दोनों का मतलब आप समझ लो क्या मतलब है। मीन्स दैट 30 ml, ग्राम तो नहीं बोलोगे, नहीं बोलोगे ना, क्यों? क्योंकि इस वर्ड से पता चल रहा है कि सॉल्यूट और सॉल्यूशन दोनों किस फॉर्म में होंगे बेटा? ml के फॉर्म में होंगे, तभी ये कंसंट्रेशन वर्ड का ये सिंबल है। समझ में आ गया ना? चलो, मीन्स दैट 30 ml ऑफ नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट इन 100 ml of the solution। चलिए ये कंसंट्रेशन टर्म भी आपका क्लियर हो गया। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, आप एक बार देख लो। और मास परसेंटेज वॉल्यूम, मतलब सॉल्यूट ग्राम में होगा, सॉल्यूशन ml में होगा, है ना। तो देखो अब मैं डेफिनेशन बोले दे रहा हूं कि मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। तो उसको उस समय जो कंसंट्रेशन आएगी उसको हम कंसंट्रेशन इन मास वॉल्यूम परसेंटेज में कहेंगे, या परसेंटेज W/V कहेंगे। चलो मैं लिख ही देता हूं। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन अब बताओ यहाँ पे 100 ml लिखना चाहिए कि 100 ग्राम लिखना चाहिए? ये कंसंट्रेशन टर्म बता रहा है कि सॉल्यूट का मास ग्राम में, सॉल्यूशन ml में। तो क्या लिखना चाहिए? 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड, क्या बोलोगे? इज कॉल्ड परसेंटेज W/V, या परसेंटेज मास वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, चलिए इसका भी एक एग्जाम्पल कर ही लेते हैं। मान लो आपका ऐसे लिखा हो 50% कम सही वर्ड है,
मान लो लिखा हो 60% यूरिया सॉल्यूशन, यूरिया सॉल्यूशन बाई, अब ये ऐसे लिखा हो सकता है परसेंटेज W/V। तो इसका क्या मतलब होगा, मीन्स दैट, क्या मतलब होगा, मीन्स दैट 60 ग्राम ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन, अब बताओ यहाँ पे क्या होना चाहिए, ml होना चाहिए ग्राम। ये जो सिंबल है ना V, नीचे वाला V वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। देखो ऊपर वाला सिंबल हमेशा सॉल्यूट के बारे में, देखो लिखा है ना, नीचे वाला सिंबल हमेशा सॉल्यूशन के बारे में। तो सॉल्यूशन V मतलब वॉल्यूम के फॉर्म में, वॉल्यूम के फॉर्म में तो ml में होगा, इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। अब इस पे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आपको दिए गए हैं बुक में, तो वो भी आप समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन को बेटा पीपीएम कहते हैं। इसके बारे में दो तीन बातें आप समझना। पार्ट्स पर मिलियन के बारे में, ठीक है, दो तीन बातें आप समझना पार्ट्स पर मिलियन के बारे में। अगर मैं पहली बात बोलूं, एनसीईआरटी की लाइन बोल रहा हूं, जब सॉल्यूट बहुत ही कम अमाउंट में हो, कम अमाउंट का मतलब इन ट्रेस क्वांटिटीज, ट्रेस अमाउंट कम अमाउंट पे हो, ठीक है, तो उस समय जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन निकाली जाती है वो पीपीएम में निकाली जाती है। तो कब पीपीएम में निकाली जाती है, व्हेन सॉल्यूट इज प्रेजेंट in ट्रेस अमाउंट। ट्रेस का मतलब होता है कम अमाउंट में, बहुत कम अमाउंट है। ट्रेस वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि यही वर्ड एनसीईआरटी ने यूज किया हुआ है। और आगे समझते हैं इन ट्रेस अमाउंट। चलिए आगे देखना। अब दूसरी बात है इसकी डेफिनेशन, इसके डेफिनेशन क्या है बेटा, फॉर्मूले तो लिखे हैं, डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन देखो इसके नाम से ही आ जाएगी। कैसे, पार्ट्स पर मिलियन लिखा है, मिलियन का मतलब होता है, मिलियन का मतलब होता है 10 की पावर 6, यही होता है मिलियन का मतलब। अगर 10 की पावर 6 लिखोगे तो आप इसको 10 लाख लिख सकते हो, लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो 10 की पावर 6 को। तो मिलियन का मतलब तो यही हुआ। इसका मतलब जब भी, ध्यान से सुनना, इसका मतलब यह है कि जब भी आपका सॉल्वेंट मिलियन टाइम हो ज्यादा, किसके कंपैरिजन में, सॉल्यूट के कंपैरिजन में, तो उस समय अब अगर मिलियन टाइम ज़्यादा है लगभग, तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा है, तो सॉल्यूट तो आपका बहुत कम होगा उसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो मिलियन टाइम ज़्यादा है अगर आपका क्या सॉल्वेंट सॉल्यूट के कंपैरिजन में, तो उस समय जो कंसंट्रेशन निकाली जाती है वो पार्ट्स पर मिलियन में निकाली जाती है। समझ में बात आई। और एक तरीके समझते हैं, पार्ट्स पर मिलियन का मतलब है कि मिलियन में कितना पार्ट सॉल्यूट का प्रेजेंट है। पार्ट का मतलब अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज बोलूं, कितना हिस्सा प्रेजेंट है, कितना मास प्रेजेंट है। तो मिलियन ऑफ सॉल्वेंट में कितना पार्ट आपका प्रेजेंट है,
सॉल्यूट का। क्लियर है? तो उस समय कंसंट्रेशन ppm में निकाली जाती है। तो देखो यहाँ पे हम समझ सकते हैं द पार्ट ऑफ सॉल्यूट, द पार्ट ऑफ सॉल्यूट present in million of solution, मिलियन या 1 मिलियन कर लो, 1 मिलियन ऑफ द सॉल्यूशन। अब एक बात बताओ, अगर आपका सॉल्वेंट मिलियन टाइम है किसके कंपैरिजन में? सॉल्यूट के कंपैरिजन में, तो सीधी सी बात है लगभग जो आपका सॉल्यूशन का जो मास होगा या वॉल्यूम होगा वो सॉल्वेंट के बराबर ही होगा। तो इसलिए यहाँ पे 1 मिलियन ऑफ द सॉल्यूशन लिखा गया है, क्योंकि लगभग सॉल्वेंट के बराबर। तो एक बार फिर से बता दूं, पार्ट्स पर मिलियन का मतलब है कि 1 मिलियन सॉल्यूशन के अंदर या सॉल्वेंट के अंदर कितना पार्ट का मतलब हिस्सा सॉल्यूट का प्रेजेंट है। तो सीधी सी बात है कि अगर मिलियन टाइम ज़्यादा है सॉल्वेंट या सॉल्यूशन तो पार्ट बहुत कम होगा। इसीलिए एनसीईआरटी वालों ने डेफिनेशन लिखी है कि व्हेन सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन ट्रेस अमाउंट देन कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज डिटरमाइंड इन ppm। और ये डेफिनेशन है पार्ट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द 1 मिलियन। अब पार्ट तो देखो ग्राम में भी हो सकता है सॉल्यूट का, है ना, ml में भी हो सकता है और मोल्स में भी हो सकता है। इसलिए देखो ये ppm के 3 फॉर्मूले। पहला है ppm, अगर तुम्हें W/W निकालनी है तो वेट ऑफ द सॉल्यूट, और नीचे का W वेट ऑफ द सॉल्यूशन इन ग्राम इंटू 10⁶। अच्छा, यहाँ 10⁶ का क्यों मल्टीप्लाई किया? जब आप परसेंटेज बाई वॉल्यूम निकालते थे या बाई मास निकालते थे तो परसेंटेज का मतलब 100 होता है, तो मिलियन का मतलब क्या होता है अभी बताया 10⁶। इसलिए जब मिलियन में निकालना है तो 10⁶ का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा, है ना। जैसे कि परसेंटेज निकालते समय आप 100 का मल्टीप्लाई कर रहे थे, वैसे मिलियन में निकालते समय 10⁶ का। अगर क्वेश्चन में सॉल्यूट ग्राम में हो और सॉल्यूशन आपका ml में हो, इन ml लिखा हुआ है ये ml में, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। मोल्स में भी हो सकता है, क्योंकि देखो यहाँ पे हमने बोला है पार्ट ऑफ द सॉल्यूट, ये नहीं बोला कि ग्राम में, ml में, मोल में, तीनों में हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल ये चीज यूज होंगी। मोल फ्रैक्शन ये क्या होता है? किस कंसंट्रेशन टर्म को हम लोग मोल फ्रैक्शन कहते हैं बेटा? पहली बात, मोल फ्रैक्शन के बारे में 2-3 बात कर लेते हैं। मोल फ्रैक्शन हैज नो यूनिट। कोई यूनिट नहीं होती मोल फ्रैक्शन की, अभी ये बात को हम लोग समझेंगे। मोल फ्रैक्शन हैज नो यूनिट, और इस बात को अभी हम लोग समझेंगे। और एक बात समझते हैं, एक बात और समझते हैं कि मोल फ्रैक्शन हाँ मोल फ्रैक्शन किसको कहते हैं? मोल फ्रैक्शन साइन आपका ऐसा होता है मोल फ्रैक्शन का। मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो। किसका रेशियो? रेशियो तो है, किसका रेशियो है? देखो समझना, पहले नॉर्मल भाषा में समझते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर किसी एक कंपोनेंट, अब सॉल्यूशन के अंदर 2 ही कंपोनेंट होंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में बाइनरी सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूट होगा एक सॉल्वेंट। तो अगर हमें सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन हम निकालेंगे कैसे? अभी बोला मोल फ्रैक्शन तो रेशियो होता है, अब समझना किसका किसका रेशियो। तो समझना मोल फ्रैक्शन बराबर होता है आपका, या मोल फ्रैक्शन निकालते कैसे हैं, मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट
ऑफ द सॉल्यूशन, किसी एक कंपोनेंट जो सॉल्यूशन के हैं, अब एक कंपोनेंट में सॉल्यूट भी हो सकता है सॉल्वेंट, टू द रेशियो ऑफ द टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब किसी एक कंपोनेंट के मोल का टोटल मोल जो भी हो सॉल्यूशन के अंदर, अब टोटल मोल सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के ही होंगे, तो उनके रेशियो को क्या बोलते हैं हम लोग बेटा, मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। तो डेफिनेशन यहां से हो सकती है तैयार, आप समझना डेफिनेशन क्या डेफिनेशन हो सकती है, समझना। It is the ratio, it is the ratio of, it is the ratio of one component of the solution, one component, it is the ratio of one component के मोल्स का, ठीक है, तभी मोल्स फ्रैक्शन होगा, ठीक है, वन कंपोनेंट के मोल्स का टू द टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन, टोटल मोल ऑफ द सॉल्यूशन के साथ जो रेशियो है, तो उसको बेटा हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं मोल फ्रैक्शन। अब यहाँ पे कुछ और भी बातें हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। इफ एनी सॉल्यूशन कंटेन्स, अगर किसी भी सॉल्यूशन में कंटेन्स सॉल्यूट, मान लो कोई ए नाम का सॉल्यूट है एंड सॉल्वेंट बी नाम का है, तो हमेशा ध्यान रखना कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और बी उनका सम 1 के बराबर होगा। और इसमें एक बात आपको और बता दें कि अगर बहुत सारे सॉल्यूट हैं तो सबका सम यहाँ पर मान लो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ऐसे है तो इनफाइनाइट तक हो, लेकिन सबके मोल फ्रैक्शन का सम 1 के बराबर ही आपका आएगा, ये बात ध्यान रखना। और टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता ये, क्यों, क्योंकि मोल्स है बेटा। तो यहाँ पे ये बात भी समझ सकते हो आप, क्या, डज नॉट डिपेंड डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, किस पे डिपेंड नहीं करता बेटा, टेम्परेचर पर, क्योंकि टेम्परेचर में डिपेंड होने के लिए आपको वॉल्यूम चाहिए। तो ये हैं आपके पॉइंट। अब इस पे कुछ और बातें समझते हैं हम लोग। अगर मैं आपसे बात करूं, अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट लिखना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, तो बताओ क्या फॉर्मूला बनेगा सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन का। सिंबल बना लो, यहाँ पे सॉल्यूट लिख लो, तो क्या फॉर्मूला बनेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का। तो देखो आप ये फॉर्मूला आराम समझ सकते हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर क्या होगा, जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन बताते हैं उसके मोल ऊपर होते हैं। तो मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन, तो ये आपका सॉल्यूट का हो गया। ऐसे ही आप सॉल्वेंट का निकाल सकते हो। अगर मैं बात करूं मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ द
सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। और एक बात ध्यान रखना कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का सम 1 के बराबर होता है। अब इस पे छोटे छोटे आपके बनते हैं न्यूमेरिकल। ये आप एक बार इसको देख लीजिए। मोलारिटी देखिए, आज की क्लास बेटा यहीं तक रखते हैं और मोलारिटी से हम इसके पार्ट सेकंड में, जब इसका वीडियो बनेगा पार्ट सेकंड, तो वहाँ से स्टार्ट करेंगे। सारी कंसंट्रेशन टर्म होने के बाद आपको इसमें देखो बहुत सारे न्यूमेरिकल भी मिलेंगे। दिखाता हूँ मैं आपको न्यूमेरिकल। ये देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, ऐसे ये क्वेश्चन है। तो आप ये मत सोचना कि सिर्फ थ्योरी पढ़ाई जा रही है, न्यूमेरिकल अभी तो सर ने कराए नहीं। तो न्यूमेरिकल हैं आगे और न्यूमेरिकल आपको कराए जाएंगे। और मैं आपको इस बात की श्योरिटी देता हूँ कि अगर आप ये वीडियोज़ प्रॉपर देखते हैं और हर एक चैप्टर को आपने फॉलो किए हैं तो सीबीएसई बोर्ड में आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। हमारे हिसाब से अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है तो 100 में 100 मार्क्स आने चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ आपको छोड़ी नहीं गई है, सब अच्छे से बताया जाएगा। तो चलिए मैं आपको ये दिखा रहा था। और जो मोलारिटी है वहाँ से फिर आपको इसके पार्ट सेकंड में पढ़ने को मिलेगा और ये चीज़ हम लोग समझेंगे। तो चलिए बेटा, आज की क्लास यहीं तक। खुश रहिए, मस्त रहिए, बेस्ट ऑफ द लक। जीवन में आप अच्छे से पढ़ते रहिए। और एक बात ध्यान रखना, कोई अगर बहुत मेहनत करने के बाद ना लाइफ में अगर अनसक्सेस हो जाए तो देखो, एजुकेशन में अनसक्सेस हो सकता है लेकिन ज़िंदगी में अनसक्सेस नहीं हो सकता, है ना। और पढ़ाई अच्छे से करो। अगर पढ़ाई में आपको फेलियर मिलता है बेटा, तो आजकल का जो सिनेरियो चल रहा है, जो हम लोग देखते हैं, क्योंकि मैंने 10 साल ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाया हुआ है, तो मैं भी हर साल देखता हूँ कि बच्चे बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो आप अपनी मेहनत करो, फल देना ऊपर वाले का काम है। और डिप्रेशन में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी में आप मेहनत किए हो और मेहनत में अगर रिजल्ट पढ़ाई में नहीं मिला है तो बेटा किसी ना किसी फील्ड में ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, खुश रहिए। चलिए, आज की क्लास यहीं तक।